तो गाइस अब तक हमने देखा रिक का दोस्त लिंक्स उससे मिलने उसके घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो उसके टीममेट्स को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं ब्रॉम्पटन की ट्रेनिंग के बाद उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। तब रिक की टीम लिंक्स से 6 ग्रैंड ऑप्स के बारे में पूछती है, पर लिंक्स को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। और तब थोड़ी देर बाद वो उन्हें एक ऑप का पता बताता है। तब रिक और उसकी टीम उस मैजिकल क्रिस्टल को वहाँ से ले आती है और उन्हें पता चलता है कि एक और मैजिक क्रिस्टल हिरेक्टोपिया में है। और अब आगे तब यहाँ ब्रॉम्पटन कहता है 400 साल पहले ये कंट्री बहुत ज्यादा छोटी थी और इसके चारों तरफ रेती रेत थी। तब फोर्थ किंग अलेक्जेंडर हिरेक्टोपिया ने यहाँ पर एक कोलिजियम बनाया और तब उसके अंदर टूर्नामेंट होने स्टार्ट हो गए, जिसमें अलेक्जेंडर ने खुद पार्टिसिपेट किया। उस टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके 10,000 लोगों को हरा दिया और चैंपियन बन गया। तब बहुत से लोग अलग अलग जगह से उससे लड़ने और उसे देखने आने लगे और देखते ही देखते ये कंट्री बहुत बड़ी बन गई और आज इस कंट्री को हिरेक्टोपिया नाम से जाना जाता है। तो यहाँ रिक कहता है तो ये है किंग अलेक्जेंडर, जिसे फिस्ट किंग भी कहा जाता है। काश मुझे इसके साथ लड़ने का मौका मिला होता। अगर ऐसा होता तो ये पूरी कंट्री उड़ जाती। तब रेनेट कहती है उससे सिर्फ इस कंट्री को ही नहीं बनाया है, बल्कि फिस्ट फाइट को इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया कि अब वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुकी है। तारिक कहता है मैंने सुना है कि हेरेक्टोपिया में मार्शल आर्ट एक बहुत ज्यादा पॉपुलर जॉब है और वो लोग अपने आप को फाइटर्स कहते हैं। तब ब्रॉम्पटन कहता है ये कंट्री सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर हमें अपने गोल की तरफ ध्यान देना चाहिए। तब हम देखते हैं वो लोग लोगों से माना स्टोन के बारे में पूछने लगते हैं, पर लोग उनके पूछने से पहले ही ब्रॉम्पटन को देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा होता है और वो उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कह रहा होता है। तब ब्रॉम्पटन उसके पास जाकर कहता है हमें तुमसे कुछ पूछना है। तब वो पर्सन कहता है तो क्या हुआ, तुम एक ऑर्क हो, मैं भी एक फाइटर हूँ, तो इसलिए मुझसे पंगा मत लो। पर तुम मुझे इतने ताकतवर तो लग नहीं रहे। आखिरकार तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? चलो अभी पीछे जाकर इस बात को सेटल करते हैं। और तब वो दोनों एक गली में चले जाते हैं। तब ब्रॉम्पटन उसे पंच मारकर बाहर ले आता है और कहता है अब जब तुम हार चुके हो तो हमारे क्वेश्चन का जवाब दो। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं बॉस, और मेरा नाम गोल्ड है। तो लड़की अपना नाम मिलिशिया बताती है। तो रिक उन दोनों को मैजिक क्रिस्टल दिखाता है और ब्रॉम्पटन कहता है क्या तुमने इस जैसा मैजिक क्रिस्टल कहीं देखा है? हमें पता चला है कि वो इसी कंट्री में कहीं है। तब गोल्ड कहता है मुझे लगता है मैंने ऐसा कुछ देखा तो है। तो मिलिशिया कहती है मुझे भी लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है और बहुत बार देखा है। तो रिक कहता है अगर ऐसी बात है तो जल्दी बताओ कहाँ देखा है। तब ब्रॉम्पटन कहता है ये चीज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन पता है तो वो हमारी बहुत मदद करेगी। तभी हम देखते हैं मेन रोड में फिस्ट किंग टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट होने लगती है। तब गोल्ड कहता है ये फिस्ट किंग टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट है और वो 2 ही महीने में स्टार्ट होने वाला है। तब रेनेट कहती है आखिरकार ये फिस्ट किंग टूर्नामेंट क्या है? तब गोल्ड कहता है क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना? ये एक टूर्नामेंट है जिसमें चैंपियन फाइटर डिसाइड किए जाते हैं। तब मिलिशिया कहती है हर साल यहाँ पर 5 लाख ऑडियंस होती है और ये जो पर्सन यहाँ पर है ये फिस्ट किंग टूर्नामेंट का 5 टाइम चैंपियन है और ये पिछले 3 सालों से लगातार जीत रहा है और इसका नाम कैल्विन उर्वुल्फ है। तब सभी लोग कैल्विन के लिए चीयर करने लगते हैं। तब ब्रॉम्पटन कहता है मानना पड़ेगा, मैं ये देख सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा काबिल है। तब मिलिशिया और गोल्ड एकदम से चिल्लाते हैं। तब रिक कहता है आखिरकार अब तुम दोनों को क्या हो गया? तब मिलिशिया कहती है जरा उस चैंपियन के बेड की तरफ देखो, उसके सेंटर के अंदर वही क्रिस्टल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जिसे देखकर रिक हैरान हो जाता है। तब यहाँ कैल्विन अपने जिम में चला जाता है। तब वहाँ का ऑनर कहता है माफ करना कि तुम्हें हर बार ऐसा करना पड़ता है। तब कैल्विन कहता है कोई बात नहीं, ये एक फाइटर की जॉब होती है कि लोग टूर्नामेंट को एंजॉय करें। तुमने सही कहा, पर आखिरकार तुम कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ और अगर इस टाइम कोई स्ट्रॉन्ग आएगा तो शायद मैं और अच्छा फील कर पाऊंगा। तब रिक और रेनेट वहाँ पर आ जाते हैं। तब उन्हें देखकर कैल्विन हैरान हो जाता है। तब रिक कहता है क्या हम लोग आपसे कुछ बात कर सकते हैं? तब ऑनर उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहता है। तब रिक उन्हें अपनी बात समझाने लगता है, पर ब्रॉम्पटन उसे रोक देता है और खुद बात करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तब रिक कहता है मिस्टर ब्रॉम्पटन, हमें इन चीजों के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। तब ब्रॉम्पटन कहता है ऐसी चीजों को मैं ऐसे नहीं करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये पर्सन भी सेम फील करता है। तब कैल्विन कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चैंपियन, अपनी बेल्ट मुझे दे दो।
तो ऑनर कहता है। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम यहाँ पर इसे चुराने आए हो? तो रिक इस बात के लिए मना करने लगता है। तब ब्रॉम्पटन कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। जो मैजिक क्रिस्टल इस बेल्ट के साथ अटैच है वो मेरे पुराने टीम मेंबर का है और हम उसे बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं। हम उस मैजिक क्रिस्टल को लेकर उस बेल्ट को तुम्हें वापस दे देंगे और इस क्रिस्टल की जगह बहुत वैल्यूएबल चीज लगा देंगे। तो ऑनर कहता है। आखिरकार तुम लोग कैसी बकवास कर रहे हो? ओए, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तब केल्विन कहता है, शांत रहिए ओनर, इन लोगों ने जो कुछ भी कहा है मुझे उस पर विश्वास है, क्योंकि मेरी नाक मुझे कभी धोखा नहीं देती। तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये लोग जो स्टोरी बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मुझे तुम लोगों पर विश्वास है, पर फिर भी मैं तुम्हें इस बेल्ट को वापस नहीं दूंगा। ये बेल्ट हेरोक्टोपिया के लिए बहुत मायने रखती है। तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ के लोगों का गर्व है। चाहे तुम लोग इसके ऊपर का क्रिस्टल ही चाहते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। पर इस चीज को लेने का एक रास्ता है और वो ये है कि तुम्हें फिस्ट किंग टूर्नामेंट के टॉप पर पहुंचना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो रिक कहता है, क्या आपको पूरा यकीन है? अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो आखिरकार हम उस मैजिक क्रिस्टल को कैसे लेंगे? तब ब्रॉम्पटन कहता है, क्या तुमने चैंपियन की बात को नहीं सुना? तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब ओनर कहता है, इन लोगों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इन लोगों को ऐसे ही जाने देना चाहते हो? इन लोगों को अभी सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ऐसा करता तो यहाँ के सभी लोग मारे जाते। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं ये तो जानता हूँ कि वो लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, पर क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग है? आपने बिल्कुल सही कहा। पहली वो मेड है जो कि अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरा वो बूढ़ा आदमी जिसकी बॉडी को देखकर साफ साफ पता चलता है कि उसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग की है, पर उसके पास से वो फीलिंग नहीं आती है जो स्ट्रॉन्ग लोगों के पास से आती है, जिस वजह से मैं उसे अच्छे से नहीं जान सकता। और तीसरा वो ऑक है जो कि सबसे खतरनाक है। तब यहाँ ब्रॉम्पटन कहता है, हमें फाइटर बन के फिस्ट किंग टूर्नामेंट में पार्ट लेना होगा और जीतकर उस बेल्ट को हासिल करना होगा। तब रेनेट कहती है, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्वालिफायर्स को पास करना होगा जो कि कंट्री के ईस्ट और वेस्ट पार्ट में होंगे, और उसके बाद हमें उन लोगों के साथ लड़ना होगा जिन्होंने क्वालिफायर्स को पास किया है। तब ब्रॉम्पटन कहता है, तो वेस्ट लीग को तुम संभालोगे रिक और ईस्ट लीग को मैं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या आप अकेले ठीक रहेंगे? चिंता मत करो, मैंने एक गाइड को बुला लिया है। और तब हम देखते हैं गोल्ड वहाँ पर ब्रॉम्पटन की सवारी ले आता है। तब यहाँ रिक क्वालिफायर्स में पार्ट लेने के लिए चला जाता है। तो रेनेट कहती है, आपको फाइटर के लिए टेस्ट को पास करना होगा। तो क्या ये एडवेंचर टेस्ट जैसा ही होगा? यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आएंगे जिन्हें अपनी एबिलिटीज पर विश्वास होगा, और वो लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तो ऐसी बात है, ये तो सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहाँ पर उस टेस्ट का इंस्ट्रक्टर कहता है, रिक, ये टेस्ट एक मॉक बैटल है और यहाँ पर तुम रैंडमली सिलेक्टेड न्यू कमर के साथ लड़ोगे। क्या मेरा अपोनेंट स्ट्रॉन्ग है? हाँ बिल्कुल, वो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने हर क्वालिफिकेशन मैच को जीता है। पर यहाँ पर जीतना और हारना काउंट नहीं होता है। अगर तुम्हारी एबिलिटी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को क्लियर कर देती है तो तुम पास माने जाओगे। तो इसलिए रिलैक्स करो और अपना बेस्ट दो। तभी हम देखते हैं एंजेलिका वहाँ पर आ जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि ये किसने स्टार्ट किया, पर लोग मुझे देखकर मुझे लाइट स्पीड बुलाने लगे, और मैं हूँ एंजेलिका डियर मूड। क्या मैं तुम्हारी ओपोनेंट बन सकती हूँ? तब वो रिक को देखकर हैरान हो जाती है। तो रिक कहता है, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। तो यहाँ सभी लोग एंजेलिका को चीयर करने लगते हैं। तब यहाँ एक पर्सन कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मॉब बैटल्स देखने आए हो। तब उसका दोस्त कहता है, आखिरकार मैं एंजेलिका को देखना मिस कैसे कर सकता हूँ? तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो और इस बात पर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही कि यहाँ पर सिर्फ लड़के ही हैं। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फाइटर है जो कि बहुत तेजी से अपने अपोनेंट्स को हरा देती है। मुझे पूरा यकीन है कि इसका आज का अपोनेंट भी बहुत जल्दी हार जाएगा। माना कि वो एक न्यू कमर है, पर कम से कम उसका मजाक तो ना उड़ाओ। तुम जैसे लोग जानते नहीं हैं, पर कभी कभार कोई ऐसा लड़ने आ सकता है जिसके बारे में किसी को पता ना हो और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तब एंजेलिका कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे भी आपसे यही चीज पूछनी थी, पर रुको जरा, कहीं नोरथी और वो समझदार बच्चा यहाँ तो नहीं है? मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। क्या मुझे सच में इस आदमी को हराना होगा जिसने राष्ट्र को हराया था? वो तो मुझसे भी ताकतवर था, तो आखिरकार मैं इसे कैसे हराऊंगी? तो इंस्ट्रक्टर लड़ाई को स्टार्ट करने के लिए कहता है। तब एंजेलिका सोचती है, ये अभी भी ताकतवर नहीं लग रहा है, पर मैं पिछली बार की तरह केयरलेस नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। तब हम देखते हैं जैसे वो आगे बढ़ने लगती है वैसे ही अचानक
से नीचे गिर जाती है और सोचती है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई थी। तब वो हमला करने के लिए दोबारा से खड़ी हो जाती है, पर वो फिर से गिर जाती है और सोचती है, इस बार मेरी गलती नहीं थी, क्या ये इसने किया है? तो तुम्हें ये कैसा लगा एंजेलिका? ये मेरा न्यू मूव है जिसे मैंने कुछ महीने पहले ही मास्टर किया है। ये है 8 होल्ड बैक टेक्निक्स में से पहली टेक्निक, जिसका नाम स्टार्टिंग फुट स्वीप है। इससे मेरा अपोनेंट अपनी लड़ने की इच्छा को त्याग देगा और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक मैं उसे नीचे गिराता रहूंगा और इससे उन्हें कोई चोट भी नहीं आएगी। क्या तुम सभी फाइटर्स को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो? तो इसका मतलब इसने अपनी पूरी स्पीड से मुझे नीचे गिराया था। ये इतना ज्यादा फास्ट है कि मेरी जैसी सेकंड क्लास नाइट भी इसे नहीं देख पाई। ऐसी टेक्निक तो पॉसिबल ही नहीं होनी चाहिए थी। पर अगर हम इस 40 साल पुराने आदमी की बात कर रहे हैं तो ये पक्का हो सकता है। पर अगर ऐसी बात है तो मैं इससे दूर रहूंगी। और फिर से रिक पर हमला करने लगती है, पर रिक उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, तुम्हारी ब्लिंक स्टेप तो सच में कमाल की है। उसकी टाइमिंग मैच करना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे हराने के लिए इतना सब कुछ काफी नहीं है। और फिर से उठने की कोशिश करती है, पर रिक उसे फिर से नीचे गिरा देता है और कहता है, मानना पड़ेगा, तुमने तो अभी भी हार नहीं मानी। तो चलो फिर अब मैं थोड़ा सीरियसली लड़ता हूँ। तो चलो फिर अब स्टार्ट किया जाए। मैं हार मानती हूँ। और इस तरह रिक अपने मैच को जीत जाता है और थोड़ी देर बाद कहता है, तो अब मैं क्वालिफायर्स में फाइटर के तौर पर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो चलो फिर अब क्वालिफायर्स को क्लियर किया जाए। तब एंजेलिका कहती है, रुक जाओ, आखिरकार तुम जैसा 40 साल का बुड्ढा यहाँ पर कर क्या रहा है? मैं 30 साल का हूँ। आखिरकार तुम मेरी कितनी बार बेइज्जती करने वाले हो? ऐसे रोना बंद करो, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। तो चलो आओ, मैं तुम्हें खाने की ट्रीट देता हूँ। तब वो लोग खाने चले जाते हैं। तब मिलिशा कहती है, ये जगह मेरे पेरेंट्स की है, तो इसलिए आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तब रिक उसे हर चीज के लिए शुक्रिया कहता है। तब मिलिशा ब्रॉम्पटन के बारे में पूछने लगती है। तब रिक कहता है, ब्रॉम्पटन इस टाइम ईस्ट लीग में पार्टिसिपेट करने गया है। तब मिलिशा ये बात सुनकर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तब एंजेलिका कहती है, अब बताओ, आखिरकार तुम एक फाइटर क्यों बने हो? मैं इस फिस्ट किंग टूर्नामेंट को जीतना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये बच्चों का खेल है? तब रेनेट कहती है, आखिरकार आप कब फाइटर बनी? तब एंजेलिका कहती है, 4 महीने पहले। तब रिक कहता है, तुम एक नाइट हो, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम ऐसी जगह लड़ोगी जहाँ पर स्वॉर्ड का यूज बिल्कुल नहीं होगा। मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजंस हैं। तो क्या तुम टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाली हो? तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे किसी भी कीमत पर जीतकर टूर्नामेंट में पहुंचना ही होगा। तो फिर मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। रुको जरा, क्या तुम इस साल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम्हारे लिए इस साल पार्टिसिपेट करना मुश्किल है। तब रेनेट कहती है, आखिरकार आप कहना क्या चाहती हैं? तब एंजेलिका कहती है, क्या तुम लोग बिना कुछ जाने यहाँ पर आ गए हो? फिर इस टूर्नामेंट तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा रास्ता होता है। पहला कि तुम लीग में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो जब तुम 6 महीनों में 40 मैचेस को जीत जाओगे। तो फिर मुझे बस जीतना ही होगा। ये इतना भी सिंपल नहीं है। फाइटर्स के बीच में मैच बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत से लोग 1 महीने में बस 10 ही मैचेस खेल पाते हैं और अब क्वालिफायर्स के लिए बस 1 ही वीक बच गया है, तो इसलिए तुम्हारे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी 1 वीक में 40 मैचेस को जीतना फिजिकली इम्पॉसिबल है। पर मुझे तो लगा था हम एक दिन में 10 मैचेस को खेल सकते हैं। तब रेनेट कहती है, और वैसे भी रिक ने पहले ही 4 दिनों में 40 मैचेस के लिए अप्लाई कर दिया है। तब एंजेलिका कहती है, क्या तुम ऐसे कारनामे करने बंद करोगे? और तब यहाँ सभी लोग अपने अपने मैचेस के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तब वहाँ का रिसेप्शनिस्ट कहता है, तो रिक तुम्हारा ये पहला क्वालिफिकेशन मैच है, तो इसलिए तुम बिल्डिंग बी में जाओ। जिस अपोनेंट के साथ मैं लड़ रहा हूँ आखिरकार वो कैसा पर्सन है? तुम्हारा अपोनेंट ग्रेट एल्बर्ट है और उसके बारे में अफवाह ये है कि वो इलीगली वेपन्स को यूज कर रहा है, पर हमने जब उसका बॉडी चेकअप किया तब हमें कुछ नहीं मिला, तो इसलिए जरा ध्यान रखना। तो यहाँ रिक और उसका अपोनेंट आमने सामने आ जाते हैं और रिक सोचता है, इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि इसके पास कोई वेपन है। तो ग्रेट सोचता है, ये एक न्यूबी लग रहा है जो कि अभी अभी फाइटर बना है और अगर इसने इस एज में स्टार्ट किया है तो इसके पास पक्का कोई इम्पोर्टेंट रीजन होगा, तो इसका मतलब इसे हराने में और ज्यादा मजा आएगा। आज मैं इस इम्पैक्ट स्टोन को यूज करने वाला हूँ जो कि मेरी अटैक पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो रेफरी मैच को स्टार्ट करने के लिए कहता है। तो ग्रेट रिक के ऊपर अपनी जैकेट फेंकता है जिससे रिक का व्यू ब्लॉक हो जाता है और ग्रेट उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है। तब वो देखता है कि रिक की जगह उसका हाथ ही टूट गया होता है। तब रिक कहता है, तो तुम इम्पैक्ट स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे, पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि अगर तुम अनट्रेन्ड बॉडी के साथ इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम अपनी हड्डियों को तोड़वा सकते हो। तब ग्रेट सोचता है, पर इस इम्पैक्ट स्टोन की मदद से तो मैंने पत्थर को भी बड़े आसानी से तोड़ दिया था।
तुम्हें अपने माना को और ज्यादा ट्रेन करना चाहिए। चलो अब मेरी बारी है। ये है 8 होल्ड बैक टेक्निक की सेकंड फॉर्म, जिसका नाम है स्विंग एंड मिस पंच। अर्थात हम देखते हैं उस पंच से ग्रिड को ऐसा फ्लो महसूस होता है कि वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और ऑडियंस भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब रिक उस मैच को जीत जाता है और एक बूढ़ा आदमी कहता है, लगता है इस बार कोई अमेजिंग पर्सन आ चुका है, तो इसका मतलब इस बार इस टूर्नामेंट को देखने में बहुत मजा आने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।